नमस्कार सभी ईपीएस की पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों इस वक्त की ईपीएस पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। बजट में ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए की घोषणा नहीं, पेंशन भोगियों का भाजपा पर उतरा गुस्सा। जी हां दोस्तों, आखिरकार ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी 7,500 रुपए की घोषणा क्यों बजट के अंदर नहीं हो पाई है, किस प्रकार से नहीं हो पाई है और पेंशन भोगियों की बजट के बाद क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है, अब आगे की रणनीति क्या हो सकती है, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों हम सभी को बताने वाले हैं एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी खबर रही है। एम्प्लॉयज के लिए बड़ी खबर है। 5 राज्यों की 3 समितियां गठित, सोशल सिक्योरिटी कवरेज का खास मॉडल मार्च में होगा आप सभी के लिए पेश। तो दोस्तों कर्मचारियों के लिए आखिरकार मार्च के अंदर कौन सा खास जो है मॉडल पेश हो सकता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंदर 5 राज्यों की 3 समितियों का गठन कर दिया जा चुका है। तो इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी जो है वो आप सभी को दी जाएगी। और वहीं बात करने वाले हैं केंद्रीय कर्मियों के लिए कितनी पेंशन मिलेगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को लेकर बड़ी खबर है, 1 अप्रैल से लागू होने वाली है हम सभी के लिए। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर कितनी पेंशन मिलेगी, सरकार की अधिसूचना इसको लेकर क्या जारी कर दी जा चुकी है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए सभी पेंशनधारकों से निवेदन है कि वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बजट में ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए की घोषणा नहीं हुई है। पेंशन भोगी किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी पर गुस्सा उतार रही है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। आप वीडियो लास्ट तक देखिए और साथ ही लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 2014 में 6,500 रुपए से 15,000 कर दिया गया था। उन लोगों को पूर्व में पेंशन बहाल कर दी गई थी जिन्हें 15 साल बाद नौकरी में बराबर गणना मिली थी। भाजपा ने थोड़ा कम काम किया, पर्याप्त नहीं है। लेकिन दोस्तों यहां पर हम सभी के लिए बड़ी खबर क्या आई है इसके बारे में बात करें तो कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन की वृद्धि की आस पेंशन भोगियों को थी। केंद्रीय बजट में कोई ऐलान नहीं हुआ। पेंशन भोगी रामकृष्ण पिल्लई ने ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन की मांग पर कहा कि नेक इरादे से योजना लाई कांग्रेस, लेकिन उन्हें समय समय पर ऐसे वास्तविक कार्य की समीक्षा करनी चाहिए थी जो श्रमिक के वर्गों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए योजना को संशोधित करना जाना चाहिए। भाजपा ने थोड़ा काम किया, पर्याप्त नहीं है। जिन्होंने पेंशन योग्य वेतन 2001 में 5,000 रुपए से 6,500 कर दिया, 2014 में 6,500 से 15,000 कर दिया, उन लोगों को पूर्ण पेंशन बहाल कर दी जिन्होंने 15 साल बाद सरकारी नौकरी के बराबर गणना का लाभ लिया। उन्हें पिछली सरकार की न्यूनतम 1,000 रुपए की पेंशन के फैसले लागू किए 1/9/2014। अब में पिछले 10 वर्षों के दौरान मुद्रास्फीति को ध्यान में देखते हुए पेंशन योग्य वेतन सीमा में वृद्धि। पेंशन योग्य वेतन सीमा 20 वर्षों के बाद ओआरएसओ की वसूली करना बंद करें। लाभार्थी और नामांकित व्यक्ति की पूंजी वापस करने। कर्मचारियों के पेंशन योग्य योगदान में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए एक और समीक्षा की उम्मीद करता हूं। पेंशन फंड में सरकार का योगदान, अपनी पूंजी की ताकत में सुधार करने। पेंशन योग्य वेतन सीमा का 50% सरकारी कर्मचारियों के बराबर 33 वर्ष से 25 वर्ष करने की आवश्यकता पेंशन योग्य सेवा को कम करने के लिए भी यहाँ पर बताई जा रही है। ऐसा दोस्तों रामकृष्ण पिल्लई ने कहा है क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो तमाम 4 सूत्रीय मांगों की उम्मीद, जिसमें 7,500 की पेंशन, डीए और मेडिकल सुविधा को लेकर लगातार पेंशनधारक कर रहे थे, वो बजट में नहीं पूरी हो पाई है। बजट में कर्मचारी और पेंशनधारकों को नाराजगी हाथ लगी है। तो इसी को लेकर पेंशनधारक जो है अलग अलग प्रकार का मत जो है यहाँ पर देते हुए नजर आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है भाजपा ने काम बिल्कुल ही थोड़ा किया है जो कि पर्याप्त नहीं है पेंशनधारकों के लिए। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो श्रम और रोजगार मंत्रालय से एम्प्लॉयज के लिए बड़ी खबर आ रही है। 5 राज्यों की 3 समितियां गठन हो चुकी है। सोशल सिक्योरिटी कवरेज का खास मॉडल जो है मार्च में आप सभी के लिए पेश होने वाला है। इसको लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवरेज के लिए स्थायी मॉडल विकसित करने के लिए 3 समितियों का गठन कर दिया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, समितियां यहाँ पर जो है श्रमिकों के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवरेज के लिए एक संशोधित मॉडल तैयार करेगी, जिसे मार्च 2025 में प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में श्रम मंत्रियों और सचिवों के स्थान 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ। केंद्रीय श्रम और रोजगार तथा युवा कार्यक्रम खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इसकी अध्यक्षता की। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों के साथ साथ भवन और निर्माण श्रमिकों के लिए श्रम कल्याण भारत सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। जहां दोस्तों राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की माननीय मंत्री और श्रम सचिव के साथ 2 दिवसीय कार्यशाला आज आयोजन श्रम और रोजगार मंत्रालय और युवा खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इसकी अध्यक्षता में संपन्न किया गया। श्रम और रोजगार मंत्रालय की माननीय राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे, विभिन्न राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्री, श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा और राज्य केंद्र शासित प्रदेश की वरिष्ठ अधिकारी कार्यशाला के दौरान उपस्थित रहे थे। ये बैठकें पिछले वर्ष 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 6 क्षेत्रीय कार्यालय और कई अन्य परामर्श के
सफल परिणाम को दर्शाती है। कार्यवाही का लक्ष्य बनाकर तैयारी के उद्देश्य से 2 दिन तक चलने वाले 5 सत्रों के दौरान 10 से अधिक विषयों पर बड़े पैमाने पर चर्चा की गई। इनपुट एकत्रित यहाँ पर जो है इनको लेकर किए गई। 5-5 राज्यों की 3 समितियां गठित की गई। कार्यशाला के दौरान चर्चा के आधार पर ये समितियां विचार विमर्श करेगी और श्रमिकों के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवरेज के लिए संशोधित मॉडल तैयार करेगी, जिसे मार्च 2025 में प्रस्तुत किया जाएगा। 2 दिवसीय कार्यशाला के दौरान किए गए विचार विमर्श और सुझावों को नोट करते हुए केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन के दौरान हितधारकों की एक विस्तृत कार्य योजना बनाई है। उन्होंने राज्य में 2-3 दिनों के दौरान विभिन्न राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से प्रदत्त सर्वोच्च प्रस्तावों को अपना संभावना का आंकलन करने का आग्रह कर दिया है। उन्होंने इस विषय पर जोर दिया कि मंत्रालय संगठित और असंगठित श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सुधारों पहलों को तैयार करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर प्रतिबद्ध हैं और काम करना जारी रखेंगे। पेंशन, स्वास्थ्य देखभाल, जीवन दुर्घटना बीमा आदि जैसे संपूर्ण और संशोधित कार्यक्रमों का यहाँ पर चर्चित की गई। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा जैसे कि भवन निर्माण कार्य, गिग और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी और अन्य क्षेत्र की बड़े स्तरों पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने श्रमिकों के लिए स्थायी सामाजिक सुरक्षा मॉडल तैयार करने पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त अनुबंध श्रम के कार्यालय और निरीक्षण की भूमिका के निरीक्षण सरकार बदलाता और दूसरे दिन के लिए अन्य मुख्य एजेंडा के आइटम तैयार किए गए। असंगठित क्षेत्र में ई श्रम पोर्टल पर सामाजिक करने के लिए तरक्की इन श्रमिकों को यहाँ पर जो है बिंदु का लाभ पहुंचाने मजबूती देने की दिशा में सरकार के प्रयासों को दर्शाता है। ई श्रम पोर्टल अब तक 30 करोड़ से अधिक असंगठित क्षेत्र जो है पंजीकृत कर सके हैं। मंत्रालय गिग प्लेटफॉर्म और श्रमिकों के लिए एक श्रमिक समाज सुरक्षा योजना और कल्याण योजना तैयार करने पर काम कर रहा है। योजना के वित्त पोषण, डेटा संग्रहण, प्रशासनिक कार्यों पर चर्चा हो रही है। राज्यों से आग्रह किया गया है कि गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को ध्यान केंद्रित करने के लिए मिशन मोड पर ई श्रम पर पंजीकृत करने की सहायता के साथ असंगठित श्रमिकों के लिए डाटा साझा करने की प्राथमिकता दें। यहाँ पर जो है एनसीएस और SIDH जैसे सरकारी पोर्टल और ई श्रम का एकीकरण रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता, कौशल विकास आदि को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय की राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने अपने समापन भाषण के दौरान 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की भारत की कार्यबल की ओर से एक महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित भी किया है। ये बड़ी खबर आ चुकी है। साथ ही दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी को कितनी मिलेगी पेंशन? यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 1 अप्रैल से यह सभी के लिए लागू होने वाला है। तो जानिए कितनी पेंशन मिलेगी, सरकार की क्या आदि सूचना आ चुकी है। देश में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पदों से निवृत्त यानी कि रिटायरमेंट के बाद नियम अनुसार ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया गया था। इस पेंशन के तहत कर्मचारियों को अंतिम सैलरी का 50% हिस्सा आजीवन प्रदान किया जाता था। रिटायरमेंट कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की कई आंतरिक कार्यों की वजह से बहाल करने की मांग पिछले कुछ सालों से की जा रही थी। इन मांगों के चलते अब सरकार के द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम के स्थान पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा कर दी गई है। आपको बताते चलें कि यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का नोटिफिकेशन 24 जनवरी 2025 को लागू हुआ, जिसको लेकर कर्मचारियों के मन में कई सवाल पैदा हो रहे थे। आइए हम जानते हैं इस वीडियो के अंदर घोषित यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में अन्य चर्चाओं की भी पूरी जानकारी। सोशल मीडिया के मुताबिक ऐसी चर्चाएं निकलकर सामने आ रही है कि सरकार के द्वारा घोषित की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह ही कर्मचारियों के लिए सैलरी का 50% हिस्सा दिया जाएगा। हालांकि प्राप्त करने के लिए कर्मचारी कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का भी पालन करेंगे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए अच्छा लाभ दिलाने वाली है। देश के सभी राज्यों की यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लागू करने वाला है। यूपीएस पेंशन के तहत कर्मचारियों के लिए सही तरीके से लाभ देने हेतु कैलकुलेशन के नए फॉर्मूले भी तैयार किए जा रही हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत केवल कर्मचारियों को पेंशन के रूप में सैलरी का 50% हिस्सा मिल जाएगा। ऐसे कर्मचारी जिनकी वेतन में 1 जनवरी से शुरू होती है तथा 31 दिसंबर को रिटायर होती हैं, केवल उनके लिए 50% का लाभ मिलेगा। इस स्कीम का लाभ कर्मचारियों को 25 साल की सेवा देने के बाद ही लागू होता है। पिछले 12 महीनों का वेतन औसत अंतिम सैलरी के बराबर होना चाहिए। कर्मचारियों का पर्सनल कॉर्पस सरकारी बेंचमार्क कॉर्पोरेट के बराबर होना चाहिए। ये दोस्तों यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर प्रमुख और मुख्य बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जो कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात करें तो 1 अप्रैल से ही आप सभी के लिए लागू होने वाली है। केंद्रीय कर्मचारियों को इससे पेंशन में बड़ा बम्पर लाभ देखने को मिल सकता है।